नमस्कार साथियों, विकास संवाद की ओर से आप सभी का स्वागत है। भारत में सामाजिक नागरिक पहल का ऐतिहासिक सफरनामा श्रृंखला के अंतर्गत अब तक की 6 कड़ियों में हम लोगों ने आपके साथ जो बातचीत की है और उसमें आपका जो प्यार, आपका समर्थन और आपका सहयोग हमें मिला है, उसके लिए हम सब लोग विकास संवाद की पूरी टीम आपके प्रति आभारी है। तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम लोगों ने एक सहभागी तरीके से मिलजुल करके कुछ बातों को समझने की कोशिश की है। आपके विचार आए हैं, आपके सुझाव आए हैं और उनके आधार पे हम लोगों ने इस पूरी बातचीत को देखा है। आप जानते हैं कि इस बातचीत को हम लोगों ने शुरू किया था हड़प्पा संस्कृति के समय से, वहाँ से लेके मौर्य काल से लेकर के हम लोगों ने जहाँ से भारत में लिखित इतिहास शुरू होता है, जिस तरह की प्रक्रियाएं बन रही थी उन पर चर्चा की है। बाद में आते हैं हम मध्यकाल पर। एक तरफ भारत में बाहर से आक्रमणकारी आ रहे थे, नई संस्कृतियां आ रही थी, व्यापारी आ रहे थे, नए तरह की बातचीत हो रही थी, नई जुबानें, नई संस्कृति बन रही थी। और भारत में सूफी मत, भक्ति काल शुरू होता है और एक अलग तरह की प्रक्रिया शुरू होती है जिसमें जन भावना का उद्वेलन होता है। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि भारत में औपनिवेशिक समय शुरू होता है, ब्रिटिश आते हैं और भी कई सारी कंपनियां आती हैं भारत में व्यापार करने के लिए, और उसकी वजह से भारतीय समाज का ताना बाना बिगड़ता है। नए विचार आते हैं, नई संस्कृति आती है, पुरानी संस्कृति के साथ उसका मिलन होता है और सामाजिक नागरिक पहल एक नया आकार लेती है। पहली बार हम देखते हैं 18वीं 19वीं सदी में कि जाति प्रथा के खिलाफ, सती प्रथा के खिलाफ, महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ भारत की जनमानस में से, वंचित समुदाय के लोगों में से और महिलाओं के बीच में से लोग निकल के आते हैं, महिलाएं निकल के आती हैं, जो कि अपने अधिकारों की लड़ाई को मंच देती हैं। यहाँ से फिर हम देखते हैं कि प्रक्रियाएं बहुत औपचारिक होती हैं, उनको मंच मिलते हैं, कानूनों का समर्थन मिलता है और 20वीं सदी तक आते आते हम देखते हैं कि वो उपनिवेशवादी विरोधी आंदोलन में तब्दील होने लगते हैं। तो पिछली कड़ी में हम लोगों ने खास तौर पर 20वीं सदी के पहले 50 सालों में जो चल रही प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में चर्चा की थी। आज की कड़ी बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि हम लोग बात कर भी रहे थे। हम लोग इस कड़ी में हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि 1950 से लेकर के 1990 तक भारत के अलग अलग राज्यों में, क्षेत्रों में चल रही सामाजिक नागरिक पहल को समझा जाए। और आप जानते हैं ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, आज़ादी की पूर्व वेला है। 1950 में जबकि हम आज़ाद हुए, हमको बहुत कम समय हुआ था, तब से लेकर के नए नए तरह के संगठन बनते हैं, नए समूह बनते, नए विचार आते हैं, नए भारत का सपना निकल कर के आता है और वहाँ से समाज के बनने की प्रक्रिया, देश के बनने की प्रक्रिया, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नया जो ग्लोबलाइजेशन है, भूमंडलीकृत आर्थिक व्यवस्था, ये सारी बातें हमारे सामने आती हैं और इसमें सामाजिक नागरिक पहल की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका आप जानते हैं कि होने वाली है। तो आप सभी का स्वागत करते हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे साथ सचिन जी हैं। सचिन जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता हैं। कई सारे मुद्दों पर, कई सारे अभियानों में उनकी केंद्रीय और नेतृत्वकारी भूमिका रही है। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए मैं आग्रह करता हूं आदरणीय सचिन कुमार जैन जी से। आप सभी का ये जो 7वीं कड़ी है सामाजिक नागरिक पहल के ऐतिहासिक सफ़रनामे की, उसमें बहुत बहुत स्वागत है। और हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो पूरी प्रक्रिया है, बातचीत है, वो कहीं ना कहीं एक रुचिकर माहौल पैदा कर रही होगी। और वो इस नज़रिए से इसको हम महत्वपूर्ण मान रहे हैं क्योंकि जो भूमिका हम सामाजिक नागरिक संस्था के तौर पर, संगठन के तौर पर, संस्था के तौर पर या कार्यकर्ता के तौर पर निभाते हैं, इसमें शायद एक महत्वपूर्ण आयाम ये हमको देखने की ज़रूरत है कि वास्तव में जिस क्षेत्र से हम जुड़े हैं या जो भूमिका हम निभा रहे हैं उसका एक ऐतिहासिक परिदृश्य क्या है, उसकी एक पृष्ठभूमि क्या है। और उसी को जानने के उद्देश्य से हमने ये प्रक्रिया को, इस बातचीत को शुरू किया था। अब तक की 6 कड़ियों में हम लोगों ने जैसे देखा कि हड़प्पा पूर्व संस्कृति से हमने बातचीत को शुरू किया था, सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमने कुछ जानकारियों को जुटाने और उसको साझा करने की कोशिश की। और फिर उसके बाद हम मौर्य काल से होते हुए
और बाद की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं, प्रक्रियाएं हैं, उनको जानते समझते आगे बढ़े। इस चीज़ में एक बात जो बहुत साफ तौर पर स्थापित हुई वो ये वाली रही कि जब जब समाज के निर्माण का कोई एक दृष्टिकोण पैदा होता है कि समाज का स्वरूप किस तरीके का होना चाहिए, तो समाज में जो एक समूह होता है जो इस बात के बारे में विचार करता है कि वास्तव में हम किस तरीके का समाज चाहते हैं, और जब वो अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो ही वास्तव में सामाजिक नागरिक पहल के तौर पर हम उसको परिभाषित करते हैं। दूसरा पहलू इसका ये है कि जब ये नज़र आता है कि समाज में कुछ विसंगतियां हैं, समाज में कुछ बुराइयां हैं, उसके अंदरूनी कुछ विरोधाभास हैं, उनके कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो उन कॉन्ट्रडिक्शंस को, उन विरोधाभासों को, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए जब कुछ लोग पहल करते हैं, व्यक्तिगत पहल हो सकती है, सांगठनिक पहल हो सकती है, उस पहल को भी हम सामाजिक नागरिक पहल कहते हैं। वो पहल एक छोटे समुदाय की स्थिति को बेहतर करने को लेकर के हो सकती है, वो पहल पूरी व्यवस्था में बदलाव के नज़रिए से हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सूक्ष्म से लेकर के व्यापक स्तर तक हम सामाजिक नागरिक पहल की भूमिका को देख सकते हैं। तीसरा जो पहलू और आयाम है वो ये है कि हम अपने जब ऐतिहासिक पूरे दौर से गुजरते हैं तब एक बात और हमको साफ तौर पर नज़र आती है कि जब हमको समाज में कुछ विसंगतियां ऐसी नज़र आती हैं जो कि एक तरीके से मूलभूत सामाजिक ढांचे को प्रतिबिंबित करती हैं, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि नए पंथ, नए समुदाय, नए सामाजिक समूह जो हैं वो उत्पन्न होते हैं। लोग वही रहते हैं, इसी समाज के हिस्से होते हैं, इसी समाज के सदस्य होते हैं, लेकिन वो एक विचार और अपनी परंपरा के नज़रिए से एक नया रूप लेते हैं। इसीलिए हम श्रवण परंपरा का इस्तेमाल करते हैं और उसका एक संदर्भ लेते हैं, तो हमको ये समझ में आता है कि जो विसंगतियाँ और कुछ एक विचारों में असहमति थी, उसके कारण से जैन और बौद्ध दर्शन जो है वो हमारे सामने उभर करके आया। इन्हीं विसंगतियों से निपटने के लिए, उनको चुनौती देने के लिए और एक सकारात्मक बदलाव लाने के लिए हमने ये देखा कि भक्ति आंदोलन का एक पूरी यात्रा हमारे सामने हमको दिखाई देती है। मुगल काल में हम देखते हैं कि वहाँ पर अलग अलग तरीके की विसंगतियाँ और चुनौतियाँ रहीं, लेकिन उसको बदलने की भी पहल समानांतर रूप से रही। इसके बाद 19वीं शताब्दी का संदर्भ हमने देखा था कि जब वास्तव में समाज के जो कुछ मूलभूत प्रश्न थे, जातिगत भेदभाव का, लैंगिक भेदभाव का, वर्ण व्यवस्था का, वर्ग व्यवस्था का, तो उसको चुनौती देने वाले संगठन भी सामने आए, व्यक्ति सामने आए और उन्होंने उस पहल के जरिए उस व्यवस्था को बदलने के लिए अपनी अपनी भूमिकाएं निभाई। फिर इसके बाद हमने ये देखा कि किस तरीके से स्वतंत्रता आंदोलन में दो धाराएं जो आकर के जो है वो उनका मिलन होता है, उनका संगम होता है। एक सामाजिक स्वतंत्रता का आंदोलन उसके साथ जुड़ता है, उसी तरीके से राजनीतिक स्वतंत्रता का आंदोलन, उपनिवेशवाद से और गुलामी से मुक्ति का आंदोलन भी उसके साथ जुड़ता है। और ये चीज़ें हमको दिखता है कि समानांतर रूप से, ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि स्वतंत्रता जो है वो केवल किसी भी बाहरी देश की नहीं हो सकती है। हमको अपने समाज, अपने समुदाय, अपने परिवार के भीतर भी स्वतंत्रता की परिभाषा को बहुत स्पष्ट रूप से देखना, समझना और उसको स्वीकार करके व्यवहार में लाने की ज़रूरत होती है। और उसी का परिणाम हमको ये दिखाई देता है कि भारत एक ऐसे संविधान को अपनाता है, अंगीकार करता है, जो वास्तव में समाज में बंधुता, एकता और अखंडता, न्याय, बराबरी, गरिमा और लोकतंत्र जैसे सिद्धांतों को स्थापित करने की बात करता है। तो ये जो कल्मिनेशन होता है, जो ये एक तरीके का एकीकरण हमको यहाँ पर नज़र आता है तमाम विचारों का, तमाम आंदोलनों का, अभियानों का और एक बेहतर समाज बनाने के सपने को लागू करने के अवसर का, वो चीज़ हमको बहुत स्पष्ट तौर पर यहाँ पर दिखाई देती है। और वो हमने पिछले कड़ी तक में इस बात को देखा कि भारत का संविधान भी एक तरीके से एक बेहतर समाज के निर्माण के सपने को पूरा करने के नज़रिए से की गई पहल का एक परिणाम है और उसको उसी नज़रिए से निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए। और इस पूरी परंपरा में, इस पूरी प्रक्रिया में, इस पूरी ऐतिहासिक सफ़रनामे में हम ये देखते हैं कि जो सामाजिक नागरिक पहल की जो शुरुआत होती है, जो पहल की जाती है, वो समाज के भीतर से ही होती है। इस बात में शायद कोई बहुत ज़्यादा विवाद की गुंजाइश नहीं हो सकती है कि सामाजिक बदलाव की जो प्रक्रियाएं हैं वो बाहरी शक्तियां आकर के उसको कहीं ना कहीं आकार देती हैं। वो वाला संदर्भ शायद किसी भी रूप में स्थापित नहीं होता है। हम चाहे ज्योतिबा फुले का संदर्भ लें, हम राजा राम मोहन राय का संदर्भ लें, हम ईश्वर चंद्र विद्यासागर का संदर्भ लें,
हम महात्मा गांधी का संदर्भ लें, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संदर्भ लें, हमको ये समझ में आता है बहुत स्पष्ट रूप से कि इसी समाज के भीतर से व्यक्ति जो है वो उभरते हैं, खड़े होते हैं और उस बदलाव को आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं। 1950 के बाद का जो संदर्भ है, अगले 40 वर्षों का कालखंड हम यहाँ पर लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ पर देखने की ज़रूरत है कि ये क्यों एक विशेष कालखंड हम इस पूरे ऐतिहासिक सफ़रनामे में मानते हैं। इसलिए मानते हैं क्योंकि भारत एक स्वतंत्र इकाई के तौर पर स्थापित हुआ, जो छोटी छोटी रियासतों या राजवंशों में विभाजित नहीं था। अब भारत एक ऐसे देश का, एक ऐसी इकाई का स्वरूप ले चुका था जिसका नियंत्रण किसी राजा के हाथ में नहीं, किसी महाराजा, सुल्तान, सम्राट या बादशाह के हाथ में नहीं, बल्कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार के नियंत्रण में होता है और उसके संचालन की जिम्मेदारी जो है वो जनता के चुने हुए प्रतिनिधि निभाते हैं। ये भारत के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव का जो कालखंड है वो हमको यहाँ पर इस पूरे दौर में दिखाई देता है। और 1950 के बाद जब भारत ने अपना संविधान स्वीकार किया और एक ऐसी व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की जिसके कई सारे आयाम और पहलू ऐसे थे जो भारत के इसके पहले के इतिहासों में हमको नज़र नहीं आते हैं। हम बहुत हद तक बात करते हैं कि भारत में पहले गणराज्य रहे हैं, लेकिन वो गणराज्य अंततः रहे तो एक तरीके से ऐसे हैं जहाँ पर लोगों को अपने प्रतिनिधियों को चुनाव का अधिकार नहीं रहा। वहाँ पर एक तरीके से कुल वंशों का एक स्वरूप शासन व्यवस्था में हमको नज़र आता है, वो उनका एक नियंत्रण वहाँ पर रहा। तो एक वो वाली बात यहाँ पर दिखाई देती है। यहाँ पर अस्मिता का प्रश्न जो है वो बहुत साफ तौर पर स्थापित हुआ कि जितनी विविधता और बहुलता समाज में है, उस विविधता और बहुलता को किस तरीके से पहचान दी जाएगी, उनमें बराबरी होगी, उनमें समानता होगी। ये संदर्भ हमको स्वतंत्रता के साथ दिखाई देता है। और ये जो कालखंड हम ले रहे हैं उसको विशेष रूप से देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ और जिस वक्त भारत ने एक नई व्यवस्था जिसमें लोकतंत्र की बात थी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता की बात थी, जिसमें गरिमा की बात थी, व्यक्तियों के लिए न्याय और स्वतंत्रता की बात थी, जब ये व्यवस्था अपनाई जा रही थी उस वक्त सबसे बड़ी चुनौतियाँ क्या थी? बीमारियों की चुनौतियाँ थी, स्वास्थ्य के संकट थे, प्रति व्यक्ति आय। जिस वक्त भारत आज़ाद हुआ उस वक्त भारत के एक व्यक्ति की दैनिक आय 63 पैसे यानी कि 230 रुपये प्रति वर्ष थी। गरीबी की उस स्थिति में भारत ने अपनी स्वतंत्रता को हासिल किया था। खेती की अगर हम बात करें तो उस वक्त जब जापान में 1 हेक्टेयर में 748 किलो धान का उत्पादन हो रहा था, उस वक्त भारत में केवल 110 किलो प्रति हेक्टेयर धान का उत्पादन हो रहा था, यानी कि कृषि का संकट भी था। शोषणकारी व्यवस्था भारत में मौजूद थी बहुत हद तक, जिसमें हम ये भी देख सकते हैं कि उपनिवेशवादी शासनकाल ने भी उसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। जमींदारी, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये व्यवस्थाएं भी जो हैं वो हमारे सामने खड़ी हुई थी जिनको बदलने की ज़रूरत थी। सामंतवाद भी था, सती प्रथा की चुनौती भी सामने थी। कहीं ना कहीं अलग अलग रूप में जो है हमारे सामने ये बहुत सारी सामाजिक चुनौतियाँ भी दिखाई दे रही थी। 1947-48 में भारत में कुल मृत्यु दर जो है वो 18 प्रति हज़ार थी और शिशु मृत्यु दर जो है वो 218 प्रति हज़ार थी, यानी कि जब 1000 जीवित जन्म ले रहे थे तब 218 शिशुओं की मृत्यु हो जा रही थी। तो ये हम समझ सकते हैं कि जीवन का ही एक बहुत बड़ा संकट सामने नज़र आता था। सांप्रदायिक टकराव के हालात थे, दंगे हो रहे थे, देश का विभाजन हो रहा था। उन परिस्थितियों में भारत ने एक संविधान को अपनाया और उस संविधान को अपनाने के बाद सबसे बड़ा प्रश्न सामने क्या होगा? वो प्रश्न ये कि हम अपने देश को किस रूप में आगे लेके जाना चाहते हैं और उस सपने को हम किस तरीके से हासिल करेंगे, कैसे हम एक स्वरूप देंगे। राजनीतिक प्रक्रिया के तौर पर हम ये देखते हैं कि बहुत सारी पहल हो रही थी। हम राजनीतिक प्रक्रियाओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर वो बात कर रहे हैं जहाँ पर समाज के भीतर के लोग, समाज के भीतर की संस्थाएं, संगठन किसी न किसी रूप में ये जिम्मेदारी ले रहे थे कि स्वतंत्रता के बाद भारत जो है वो एक बेहतर सभ्यता के उच्चतम मानकों पर खरा उतरने वाला देश किस तरीके से बने, भारत में कैसे समता आए, भारत में किस तरीके से अमन पसंद लोगों की स्वीकार्यता हो, भारत कैसे एक शांति प्रिय जो एक भारत का एक इतिहास रहा, जो भारत के दर्शन ने भी जिन मूल्यों को स्थापित किया, उन मूल्यों को कैसे शासन व्यवस्था में, राज्य व्यवस्था में किस तरीके से लागू किया जाए, वो चीज़ें शुरू हुई। तो अगर हम इसको थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से देखने की कोशिश करें तो सबसे पहला उदाहरण हमको जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वो दिखाई देता है डॉक्टर जी रामचंद्रन और डॉक्टर टी एस सुंदरम रामचंद्रन का। ये दो जो व्यक्ति थे
ये अपने आप को बहुत महात्मा गांधी के विचारों से बहुत प्रेरित मानते थे। इन्होंने मदुरई से 45 किलोमीटर दूर डिंडीगुल जिले में एक चिन्नलापट्टी करके गांव है, उस गांव में एक संस्थान की स्थापना की और उस संस्थान का मकसद था शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और ग्रामोद्योग को स्थापित करने के लिए एक जन सहभागी पहल किस तरीके से की जाए। इस संस्था की स्थापना की प्रेरणा वास्तव में इनको दोनों को जो है वो महात्मा गांधी से ही मिली थी। इन दोनों का जो विवाह है 1940 में महात्मा गांधी की देखरेख में ही हुआ था, उन्हीं के आशीर्वाद से इनका विवाह हुआ था और इनकी मंशा थी कि हम देश के निर्माण में कोई भूमिका निभाना चाहते हैं। तो महात्मा गांधी के सुझाव और सलाह पर इन्होंने मदुरई के पास जो है वो एक संस्थान की स्थापना की और उस संस्थान का नाम है गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट। और इसका जो मूल मकसद था, उस वक्त की जो भारत की सामाजिक आर्थिक चुनौतियां थीं, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, ग्रामोद्योग की, लोगों के रोजगार की, उन चुनौतियों को हल करने में कैसे एक रचनात्मक भूमिका निभाई जा सकती है, उसके लिए उन्होंने इस संस्थान की स्थापना की। तो इसका मतलब ये है कि भारत की स्वतंत्रता के साथ ही जो है वो भारत में सामाजिक नागरिक संस्थाओं का एक बहुत ही संगठित और एक नया रूप हमारे सामने आना शुरू हो गया था। यहाँ पर संस्थाएं जो हैं वो एक बहुत व्यवस्थित स्वरूप में सामने आने लगी थी। और इसके बाद अगर हम आगे देखते हैं तो 1956 में यही संस्थान जो है, इसने एक नया मकसद अपने विचार के साथ जोड़ा और उसने जोड़ा कि कैसे उच्च शिक्षा को गाँव के करीब लाया जाए। जो गाँव में रहने वाला समाज है भारत का, उसको हायर एजुकेशन और उच्च शिक्षा मिल पाए और इसके लिए गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन की स्थापना की गई। और हम सब जानते हैं कि भारत में गाँवों में विश्वविद्यालयीन और महाविद्यालयीन शिक्षा के प्रसार के लिए डॉक्टर आर राधाकृष्णन आयोग ने कुछ सिफारिशें दी थी और उन्हीं सिफारिशों को एक तरीके से ज़मीनी स्तर पर लागू करने का काम इस संस्थान ने किया। तो ये एक उदाहरण हमारे सामने गांधी ग्राम रूरल इंस्टीट्यूट के तौर पर दिखाई देता है। दूसरा संदर्भ अगर हम आगे आएँ तो एक दूसरा संदर्भ हमारे सामने आता है 1954 में बनवासी सेवा आश्रम की स्थापना का। बनवासी सेवा आश्रम भी जो है वो महात्मा गांधी के बहुत विचारों से प्रभावित एक पहल थी और दक्षिण सोनभद्र का जो इलाका है वो सूखे के संकट से, वहाँ पर हम जानते हैं कि लगातार पर्यावरण की चुनौतियाँ बनी रही हैं, वहाँ पर बार बार सूखा पड़ता है। तो सूखे के संकट से निपटने में कैसे समुदाय को सशक्त बनाया जा सके, इसके लिए उस वक्त जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत, उनकी प्रेरणा से वनवासी सेवा आश्रम की स्थापना हुई थी दक्षिण सोनभद्र जिले में। और उसके पीछे ये विचार था कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में रहते हुए भी क्या महात्मा गांधी का जो स्वराज की अवधारणा है, क्या उसको लागू किया जा सकता है। तो इसका जो मकसद था वो केवल एक तरीके से कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वित करना या राहत पहुंचाना नहीं था, बल्कि स्वराज की अवधारणा को स्थापित करना था। और उसमें बहुत साफ तौर पर स्थापित किया गया था कि लोगों के नेतृत्व में, लोगों की सहभागिता के साथ ही हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को किस तरीके से हासिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विचार जो है वो संस्था के पीछे ये था। और इसी आधार पर जो भी उन्होंने कार्यक्रम तय किए, जल संरक्षण के कार्यक्रम हो, खेती के कार्यक्रम हो, स्वास्थ्य के हो, पेयजल की उपलब्धता का हो, स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार में परिवर्तन का हो, जंगल की जमीन के संरक्षण और उसको फिर से स्थापित करने का, उसको विकसित करने का विचार हो, इन सारे कार्यक्रमों के पीछे जो एक महत्वपूर्ण दर्शन था वो दर्शन ये था कि हम कैसे स्वराज की अवधारणा को लागू कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो बनवासी सेवा आश्रम जो है वो 1954 में स्थापित हुआ और उसने ये ढांचागत व्यवस्था के तहत एक रूप में इस चीज़ को आगे लेके जाने की कोशिश की। और इसका एक बहुत महत्वपूर्ण विचार ये था, बनवासी सेवा आश्रम ये मानता था कि हमारे कुछ परंपरागत ज्ञान का भंडार है, हमारी बुनियादी समझ है, हमारा जीवन जो है वो विज्ञान के साथ लगातार जुड़ा रहा है। तो क्यों ना हम परंपरागत ज्ञान और आधुनिक ज्ञान का कुछ एक ऐसा सामंजस्य स्थापित करें कि दोनों को मिलाकर के विकास की एक नई रूपरेखा स्थापित की जा सके। तो इस सोच के साथ में बनवासी सेवा आश्रम ने अपना काम करना शुरू किया। तो ये दो चीज़ें, हमारे जो दो उदाहरण हमको दिखाई देते हैं भारत की स्वतंत्रता के ठीक बाद, वो इन दो विचारों के साथ आगे बढ़ते हुए, स्वरूप लेते हुए, संस्थागत स्वरूप लेते हुए दिखाई देते हैं। तीसरा उदाहरण अगर हम देखें तो ये केवल एक तरीके से विकास की एक समतल अवधारणा पर ही केंद्रित नहीं है, बल्कि उसके साथ जो विभिन्न आयाम हैं, जो उसके उतार चढ़ाव हैं, उसकी जो चुनौतियां हैं, उसकी अवधारणा के जो अलग अलग मानक हैं,
उन विकास के मानकों में एक बात ये निकल के आती है कि क्या बिना संसाधनों के पुनर्वितरण के क्या विकास के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता था। भारत ने जब स्वतंत्रता हासिल की तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि भारत के पास क्या संसाधन उपलब्ध है, और उन संसाधनों की जब हम बात कर रहे हैं तो बात यहाँ पर आती है जमीन, जंगल, पानी, प्राकृतिक संसाधन जो है वो उनका इस्तेमाल किस तरीके से हो सकता है। तो हम सब जानते हैं, आचार्य विनोबा भावे के बारे में हम जानते हैं, और वे भी एक लगातार पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे और ये जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब भारत को आगे लेके जाने की योजना किस तरीके से होनी चाहिए। और लगातार हम ये देखने लगे थे स्वतंत्र भारत में कि अलग अलग हिस्सों में देश में जमीन के असमान वितरण के कारण से आपसी टकराव पैदा होना शुरू हो गया था। आपसी टकराव लोगों में होने लगे थे, हिंसाएं होने लगी थी, और इसके कारण से भय लगने लगा था कि कहीं एक नए तरीके का जो सामाजिक विभाजन है वो हमको कहीं देखना ना पड़ जाए, और ये परिस्थितियां वहां पर बन रही थी। ऐसी ही घटनाओं के बीच में 1951 में आचार्य विनोबा भावे तेलंगाना, जो वर्तमान क्षेत्र है तेलंगाना प्रांत, उसका दौरा कर रहे थे, और वहां पर वो भूमिहीनों और भूस्वामियों के बीच में एक संवाद की प्रक्रिया को स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि अगर भूमिहीनों को अगर भूमि दी जानी है तो वो भूमि आएगी कहाँ से। स्वाभाविक है कि भूस्वामियों को तैयार होना पड़ेगा उसके लिए कि वो अपनी भूमि छोड़ें, जो अतिरिक्त भूमि उनके पास है, जो भूमि का भंडार उनके पास है, उसको वो छोड़ें, तब तो जाकर के भूमिहीनों को जमीन मिल पाएगी। तो संसाधनों का वितरण जो है वो किसी भी तरीके से हिंसा से या जमीन छीन करके नहीं हो सकता कि एक व्यक्ति से छीनी जाए और दूसरे व्यक्ति को दे दी जाए। और यही बात महात्मा गांधी लगातार कहते भी थे। तो विनोबा भावे जब इस पूरी प्रक्रिया में थे कि कैसे संवाद को आगे बढ़ाया जाए, तब हैदराबाद से 40 किलोमीटर दूर एक पोचमपल्ली गांव में वहां के एक स्थानीय युवा थे जिनका नाम रामचंद्र रेड्डी था। वो बड़े भूस्वामी के बेटे थे, उनके पुत्र थे। उन्होंने खुद ये प्रस्ताव रखा कि मैं अपनी जमीन का एक हिस्सा भूमिहीनों को देने के लिए तैयार हूं। और वहां से एक तरीके का विचार ये जन्मा, और विनोबा भावे ने उस विचार को पहचाना, उस संभावना को पहचाना, और उन्होंने ये सोचा और उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाया, आह्वान करना शुरू किया कि देश के जो भूस्वामी हैं वो स्वेच्छा से अपनी भूमि का दान करें, अपनी भूमि छोड़ें, जिसको बाद में हमने देखा कि इसने भूदान आंदोलन का स्वरूप लिया। और 1966 तक लगभग 48 लाख हेक्टेयर जमीन जो है वो भूदान आंदोलन के तहत दान की गई। तो जब हम सामाजिक बदलाव की बात करते हैं तो यहाँ पर सामाजिक बदलाव का मतलब क्या है, वो इन उदाहरणों से हमको बहुत साफ तौर पर दिखाई देता है, समझ में आता है कि वास्तव में ये एक बहुत बड़ी व्यवस्थागत बदलाव की दिशा को तय करने वाली पहल होती है। इसका दायरा बहुत सीमित नहीं होता है, और विनोबा भावे ने और भूदान आंदोलन ने हमको ये करके और स्थापित करके बताया कि कैसे व्यापक समाज को साथ में लेकर के बुनियादी समस्याओं को हल करने की प्रक्रिया में हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये कहना जरूरी है कि विनोबा भावे की भूमिका केवल भूदान आंदोलन के संदर्भ में नहीं रही, बल्कि एक तरीके से उनको महात्मा गांधी के बाद जो है वो उनके प्रतिनिधि के तौर पर, उनके विचारों, उनके सिद्धांतों के प्रतिनिधि के तौर पर ही माना जा रहा था। आप सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्रों में एक समय पर दस्यु समस्या, डकैतों की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर रही, और उसी वक्त ये एक सवाल खड़ा हो रहा था कि कैसे जो है इस दस्यु समस्या से निपटा जाएगा। उस वक्त जिस तरीके से आचार्य विनोबा भावे अपने संदेश को आगे बढ़ा रहे थे, तब एक डकैत जो कि नैनी जेल में बंद थे, उनका नाम तहसीलदार सिंह था, उनको मृत्युदंड की सजा दी गई थी। उन्होंने विनोबा भावे से मिलने की इच्छा जाहिर की, और उनसे मिलने के बाद उन्होंने एक कार्यक्रम को स्वरूप देने की पहल आगे शुरू की, जिसका मकसद ये था कि कैसे जो डकैत हैं वो आत्मसमर्पण करें और वो समाज में उनका पुनर्वास हो और इस तरीके की समस्या का निराकरण किया जा सके। डकैत समस्या हमारे काल में तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि एक वक्त पे क्या स्थिति रही होगी। और 1960 में आचार्य विनोबा भावे ने चंबल की जब यात्रा की, उस दौरान 20 डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया, और उससे एक डाकुओं के, डकैतों के आत्मसमर्पण की एक प्रक्रिया शुरू हुई। और उसके बाद हम ये जानते हैं कि 26 जून 1971 को डाकू माधो सिंह ने राम सिंह ठेकेदार बनकर जयप्रकाश नारायण से मुलाकात की, और फिर डकैतों के आत्मसमर्पण की एक प्रक्रिया शुरू हुई, और मुरैना के धनोरा गांव में लगभग 600 से ज़्यादा डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया। तो आप जरा सोचिए कि जब सामाजिक नागरिक पहल की बात करते हैं तो हमको यहाँ पर कोई सत्ता प्रतिष्ठान या कोई आधिकारिक पद हमको नजर नहीं आता। जयप्रकाश नारायण का क्या पद था, या आचार्य विनोबा भावे के पास कौन सा पद, कौन सी राजनीतिक ताकत
या कौन सी सरकार की ताकत थी, ये ताकत समाज की ताकत थी, एक सामाजिक मूल्यों की ताकत थी, सामाजिक नागरिक पहल की ताकत थी, जिसके कारण से उनकी एक तरीके से व्यापक समाज में स्वीकार्यता थी और उस स्वीकार्यता के चलते लोग अपने पूरे अहंकार को भी छोड़ने के लिए और उसको तिलांजलि देने के लिए भी तैयार होते रहे। ये वाला संदर्भ हमको यहाँ पर दिखाई देता है। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम सब ने इतिहास में भी पढ़ा है और बार बार हमारे सामने राजनीतिक संदर्भों में भी इसका उदाहरण सामने आता है। संपूर्ण क्रांति का जो आंदोलन हुआ था, जिसको जेपी मूवमेंट कहा जाता है, जयप्रकाश नारायण द्वारा नेतृत्व किया गया आंदोलन के तौर पर देखा जाता है। 1970 के दशक में जो है वो जेपी मूवमेंट या संपूर्ण क्रांति आंदोलन शुरू हुआ। वास्तव में हुआ यह था कि भारत स्वतंत्र तो हो गया, स्वतंत्रता के 25 साल हो गए, 1972 में भारत में गरीबी हटाओ का नारा भी दे दिया गया, लेकिन असमानता और गरीबी जो है वो अपने एक तरीके से बिल्कुल लगातार बढ़ती जा रही थी और एक संदेश साफ तौर पर मिल रहा था कि क्या सभी लोग स्वतंत्र हैं, ये एक सवाल सामने खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा था। और कई सारी सरकारें जो है वो गैर जवाबदेहिता, भ्रष्टाचार, अकर्मण्यता के आरोपों से घिरी हुई थी देश की। ये एक बात बहुत साफ तौर पर दिखाई दे रही थी और भारत की राजनीति में जिस तरीके से जातिवादी मानकों का इस्तेमाल होता रहा है, वो चीज़ स्वतंत्रता के साथ और संविधान आने के बाद भी छूट नहीं पाई और लगातार जाति भेद जो है वो बना रहा। तो असमानता जो है वो आर्थिक भी थी, सामाजिक भी थी, राजनीतिक भी थी और इसके कारण से लोग जो है वो बहुत बेहाल थे, बदहवास थे, बहुत चुनौतियां सामने खड़ी हो रही थी। और ऐसे समय में, इसी दौर में 1974 में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई की बहुत बड़ी समस्याएं थी। इसको देखते हुए गुजरात में एक नवनिर्माण अभियान की शुरुआत हुई। ये भी कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं था। गुजरात का एक एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग था, वहाँ पर फीस में वृद्धि हुई। छात्र उससे बहुत ही असहमत थे, वो उससे नाराज थे, क्योंकि शिक्षा में हमेशा से ये माना जाता रहा है कि शिक्षा जो है वो मुफ्त होनी चाहिए और लोग उसको वहन कर सकें। इस तरीके की सेवाएं, इस तरीके की व्यवस्थाएं शिक्षा में लोगों को मिलना चाहिए। तो जब वहाँ पर फीस में बढ़ोतरी हुई, महंगाई बढ़ रही थी, इसके विरोध में युवा जो हैं वो एकजुट हुए और उन्होंने आंदोलन शुरू किया। और उनके महत्वपूर्ण विषय क्या थे? उनके महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक नहीं थे, वो किसी राजनीतिक दल को प्रभावित करने वाले संदर्भ या विषय उस तरीके के नहीं थे। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की मांग की, उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार, असमानता और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। वो युवा थे और युवाओं ने एक तरीके से उस पूरी पहल की शुरुआत की थी। उसमें कोई बड़ा भारी नाम या कोई एक बहुत बड़ा भारी नेतृत्व तो वहाँ पर प्राथमिक तौर पर दिखाई नहीं देता, लेकिन वो आंदोलन, वो अभियान जो था वो इतना आगे बढ़ा कि उसके कारण गुजरात में जो तत्कालीन सरकार थी वो गिर गई और वो सरकार बनी नहीं रह सकी। तो वो एक ऐसा आंदोलन था जिसने सरकार को बदलने तक की भी क्षमता का अस्तित्व वहाँ पर दिखाया। ये भी मानना पड़ेगा कि उस वक्त की सरकार में शायद वो नैतिक बल रहा होगा कि जब सामाजिक आंदोलन हुए तो उन्होंने वो सामाजिक आंदोलन के जो मुद्दे हैं उनसे कहीं ना कहीं सहमति दिखाई होगी और इसी के कारण से शायद एक नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए सत्ता उनको छोड़ना पड़ी होगी, उन्होंने छोड़ी होगी। तो इसलिए कम से कम ये तो माना जा सकता है कि उनमें वो एक नैतिक बल रहा होगा। ये एक संदेश हमको दिखाई देता है। इसके दूसरी तरफ बिहार में छात्र संघर्ष समिति अस्तित्व में आई। वहाँ पर भी यही था कि जो समाज के जो सवाल हैं, सामाजिक समस्याएं हैं, उसमें उनको हल करने में सरकार भूमिकाएं नहीं निभा रही हैं। सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है, युवाओं की उपेक्षा कर रही है, सामाजिक मुद्दों की उपेक्षा कर रही है। तो युवाओं ने संगठित होकर के बिहार छात्र संघर्ष समिति बनाई और उसने एक तरीके से सरकार पर यह दबाव बनाना शुरू किया कि वो समाज की समस्याओं को हल करने की एक प्रक्रिया शुरू करे। ये ना तो एक कोई दलीय राजनीतिक पहल थी, ना कोई मुनाफा कमाने के लिए कोई पहल की गई थी, ना इसके पीछे कोई तत्कालीन किसी तरीके का एक राजनीतिक मंतव्य था। कुछ समय बाद जब ये पहल आगे बढ़ी तो इसके लोगों ने और आगे बातचीत करना शुरू किया कि इसको और कैसे, इस आंदोलन को, इस अभियान को कैसे आगे बढ़ाया जाए और इसको गांधीवादी कार्यकर्ता जयप्रकाश नारायण का साथ मिला। उन्होंने इसके साथ इसको मार्गदर्शन करने की, इसको मेंटरशिप देने की एक प्रक्रिया में वो गए और उन्होंने ये तय किया कि ये पूर्ण रूप से अहिंसक आंदोलन होगा। इसमें किसी भी तरीके से जो है वो कोई हिंसा इसमें नहीं होगी। और इसके बाद इसने एक बड़े आंदोलन का स्वरूप लिया और तब एक जन संघर्ष समिति का गठन हुआ, क्योंकि आंदोलन बढ़ रहा था, एक बड़ा स्वरूप ले रहा था और बहुत व्यापक तौर पर इसका फैलाव होने लगा था।
चूंकि लोगों में असंतोष था, लोगों की समस्याएं बहुत बड़ी थी, लोग उन समस्याओं से जूझ नहीं पा रहे थे, तो इस पूरे आंदोलन ने, इस पूरे सामाजिक नागरिक पहल ने पूरे देश में एक तरीके से स्वीकार्यता बना ली। और 5 जून 1974 को पटना में के गांधी मैदान में संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण जी ने किया। और ये जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी और उसमें की मांग की गई थी कि लोगों की स्थिति में सुधार लाने के लिए अगर जरूरत पड़े तो हमको सरकार भी बदलने की कोशिश करनी चाहिए और ऐसी सरकार लाएं जिसको हम जनता की सरकार कह सकें। तो यहां पर यह माना गया कि वास्तव में ये जयप्रकाश नारायण ये नहीं कह रहे थे कि उनको चुनाव लड़ना है या ये संगठन चुनाव लड़ेगा या उनके लोग जो हैं वो संसद सदस्य या विधानसभा में चुन करके आएंगे। प्राथमिक तौर पर यह पहल नहीं थी। पहल ये थी कि किस तरीके से जो है वो हम एक ऐसी सरकार के गठन के बारे में सोचें जो वास्तव में लोगों के हितों के बारे में बातचीत करे। और यह आंदोलन लगातार बढ़ता गया। इसको दबाने के लिए बहुत बर्बरतापूर्ण तरीकों का भी इस्तेमाल किया गया, आंदोलन को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन यह आंदोलन लगातार जो है वो बढ़ता गया और लगभग ये तय किया गया कि हर जिले में सत्याग्रह किया जाए। 1974 में ये आंदोलन शुरू हुआ। 1976 में भारत में आम चुनाव होने थे। तो तत्कालीन सरकार को, उस वक्त हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी की सरकार थी, वो प्रधानमंत्री थी और वो आम चुनाव होने वाले थे और उनको ऐसा लगने लगा कि इस माहौल में जो है वो स्थितियां शायद बहुत नियंत्रण में नहीं रहेंगी और वो राजनीतिक रूप से उनके पक्ष में नहीं होगी। तो इसको रोकने के लिए 25 जून 1975 को तत्कालीन सरकार ने देश में आपातकाल लगा दिया। तो आप ये कल्पना कर सकते हैं कि एक सामाजिक नागरिक पहल जब जनता के, समाज के, लोगों के मुद्दे उठाती है, महंगाई के, बेरोजगारी के, खाद्य सुरक्षा के, असमानता के जब मुद्दे उठाती है, तो भारत में जो सबसे गंभीर, सबसे बड़ा और लोगों के अधिकारों को सीमित करने वाला एक बहुत औपचारिक कदम उठाया गया था, वो आपातकाल के तौर पर हमको दिखाई देता है। उसके पीछे भी एक सामाजिक नागरिक पहल ही मौजूद थी, वही उसी का अस्तित्व था। तो ये संदर्भ भी हमको यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये एक उदाहरण है कि सामाजिक नागरिक पहल की जब हम बात करते हैं तो 1950 के बाद, यानी कि भारत के स्वतंत्र होने के 25 साल बाद ही आप देखिए कि किस तरीके का माहौल बनता है, कैसे लोग संगठित होते हैं, युवा और छात्र संगठित होते हैं और वो एक दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पीछे मूल्य हैं कि समाज के मुद्दे क्या हैं, इसके बारे में स्पष्टता है। हम संघर्ष करेंगे, वो किस तरीके से, किन मूल्यों के आधार पर संघर्ष करेंगे, अहिंसा उसकी मुख्य रणनीति होगी, ये बहुत स्पष्ट है। लोग खुद उसका नेतृत्व करेंगे, ये बहुत स्पष्ट है। ये सारी चीजें जो है वो सारे मूल्य, सारी व्यवस्थाएं इसके अंदर हमको यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती हैं। इसी दौरान चूंकि जैसे ही आपातकाल लागू हुआ तो हम जानते हैं कि आपातकाल में लोगों के मानवाधिकार जो हैं वो निलंबित कर दिए गए थे। लोग अपनी बात को नहीं कह सकते थे, बहुत सारे मानवाधिकारों का उपयोग करने की जो है एक तरीके से स्वतंत्रता लोगों को नहीं रह गई थी। उस वक्त ये भी बातचीत शुरू हुई कि इस दिशा में एक तो राजनीतिक बहस है, राजनीतिक आंदोलन हो गया है, लेकिन इसके साथ ये भी देखना होगा कि देश के करोड़ों लोगों के मानवाधिकारों को किस तरीके से संरक्षित और सुरक्षित किया जाना चाहिए। उसी संदर्भ में 17 अक्टूबर 1976 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एक तरीके का सम्मेलन हुआ जिसका नाम था नागरिक स्वातंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए लोक संगठन का सम्मेलन, जिसको ये कहा गया पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज एंड डेमोक्रेटिक राइट्स। इसकी जो अध्यक्षता है वो आचार्य जे.बी. कृपलानी कर रहे थे और इसमें वास्तव में एक तरीके का स्वागत उद्बोधन देने की बात तय हुई थी कि जयप्रकाश नारायण जो हैं वो स्वयं इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से वो इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो पाए। उन्होंने अपना संदेश इसके लिए भेजा था और इसमें एक संयोजन समिति बनाई गई कि लोगों के अधिकारों की, लोगों के जो सिविल लिबर्टीज़ हैं, लोगों के नागरिक स्वातंत्र के जो अधिकार हैं, उनको संरक्षित किए जाने के लिए संस्थागत और व्यवस्थित पहल की ज़रूरत है। और उसके लिए एक समिति वहाँ पर बनाई गई जिसका अध्यक्ष जयप्रकाश नारायण को बनाया गया, उसके कार्यकारी अध्यक्ष वी.एम. तारकुंडे बनाए गए और संसद सदस्य कृष्णकांत उसके संयोजक बनाए गए। इस संस्था को आज हम PUCL के नाम से, पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के नाम से जानते हैं। यानी कि PUCL की जो स्थापना हुई वो आपातकाल की छत्र छाया में हुई, उसके जो प्रभाव का क्षेत्र था उस क्षेत्र में हुई, उस कालखंड में हुई और उसका स्पष्ट मकसद था लोगों के जो लोक स्वातंत्र है, पीपुल्स लिबर्टीज हैं, उनको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, इस चीज़ को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और इन्होंने ये साफ कहा कि जिस तरीके की चुनौतियां स्वतंत्रता के बाद बनी हुई हैं
वो देखकर तो ऐसा लगता है कि अभी हम पूरी तरीके से आज़ाद ही नहीं हुए हैं, क्योंकि ब्रिटिश उपनिवेशवाद की सरकार भी इसी तरीके से लोगों के ऊपर राजद्रोह के मुकदमे कायम करती थी, लोगों को बोलने से रोकती थी, अपने वक्तव्य देने से रोकती थी, या बहुत एक तरीके से निरंकुश तरीके से शासन व्यवस्था का संचालन कर रही थी। तो उसका जो घोषणा पत्र था PUCLDR का, उसके घोषणा पत्र में ये सारी बातों का उल्लेख है, और उसी में उन्होंने कहा कि भारत में धारा 124A का दुरुपयोग होता है, धारा 151 का दुरुपयोग होता है, भारत में धारा 144 का दुरुपयोग होता है। और इन सब चीज़ों से ये बात साफ तौर पर दिखाई देती है कि आपातकाल लगा करके सारे अधिकारों को सीमित किया गया एक तरफ से, लेकिन दूसरी तरफ से कानून का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। और PUCL ने पिछले जो हम लगभग इसके 46 सालों का इतिहास जब हम देखते हैं, तब हम ये देखते हैं कि भारत में मतदाताओं को ये जानने का अधिकार कि जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के जो उम्मीदवार हैं, उनके बारे में बुनियादी जानकारी मतदाताओं को मिले, वो जानने का अधिकार PUCL के कारण से मिला। जो मुठभेड़ें होती हैं, वो मुठभेड़ में जो लोग मारे जाते हैं या पुलिस अभिरक्षाओं में जो मृत्यु होती है, उसको लेकर के दिशा निर्देश जारी करने में PUCL के संघर्ष की एक बहुत बड़ी भूमिका रही। मानवाधिकारों की निगरानी की व्यवस्था किस तरीके से हो, इसको लेकर के बहुत व्यवस्थाएं रहीं। तो ये सारे काम PUCL ने की, और आज भी PUCL जो है वो एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका बहुत सारे मामलों में निभाता है। आज हमारे सामने जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, भारत में जो खाद्य सुरक्षा की जो चुनौती रही है, उस चुनौती से जुड़ा हुआ सवाल ही PUCL ने ही 2001 में उठाया था, और उसके बाद राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बना, जिसमें आज 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को जो है हर महीने एक निश्चित मात्रा में खाद्यान्न मिलता है, बच्चों को पोषण आहार मिलता है, गर्भवती महिलाओं को पोषण आहार मिलता है। उसके पीछे भी PUCL की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में उसको लेकर के एक संघर्ष किया और न्यायपालिका का सहयोग लिया। ये चीज़ हमको यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये 1950 से 1990 के बीच में जो महत्वपूर्ण पहल हुई, यहाँ पर हमको यहाँ पर दिखाई देता है। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम एक चीज़ ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार में अर्जक संघ नाम के संगठन की स्थापना हुई थी। 1923 में उत्तर प्रदेश में के कानपुर में रामस्वरूप वर्मा का जन्म हुआ था, और वो एक ऐसा सपना देखते थे कि वो एक समता मूलक समाज है, जिस समाज में किसी तरीके का भेदभाव, छुआछूत और असमानता नहीं है। ऐसे समाज की स्थापना कैसे की जा सकती है। वो समाजवादी विचार को का पालन करते थे, उसमें विश्वास रखते थे। उन्होंने 1969 में अर्जक अखबार की एक का प्रकाशन भी शुरू किया, जो बहुजन पत्रकारिता के लिए प्रतिबद्ध था। हालांकि इसके पहले भी इस तरीके के अखबार और पत्रिकाएं निकलती गईं, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पहल के तौर पर हम इस अर्जक को भी देख सकते हैं। और फिर इसके बाद उन्होंने इसके अलावा कलवार संदेश भी निकला। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे सामने दिखाई देती हैं। और 1968 में रामस्वरूप वर्मा ने समाज दल नाम के एक संगठन बनाया, और जिसका विलय 1972 में शोषित दल में हो गया। ये कोशिशें जो ये थी कि किस तरीके से देश में जो असमानता है, कि एक तरफ तो बड़े बड़े कारखाने स्थापित हो रहे हैं, और दूसरी तरफ बहुत अति गरीबी में रहने वाले लोग भी हैं। ऐसे लोग भी हैं जिनके पास कौशल है, लेकिन छोटे छोटे उद्योग नहीं भारत में स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये जो असमानता है और जो विकास की जो नीति में एक तरीके की कमजोरी है, उसको उठाने का वहाँ पर उन्होंने काम किया, और ये कोशिश की कि कैसे भारत में जो है वो आर्थिक और सामाजिक समानता को लाया जा सके। इसके बिना एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं किया जा सकता था। तो ये कोशिशें जो हैं वो अर्जक दल के माध्यम से हुई, और रामस्वरूप वर्मा ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका एक तरीके से निभाई। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा खासतौर पर जब और ज़्यादा सवाल आता है दलितों का, हम सब देखते हैं कि दलित समुदाय के खिलाफ, शूद्रों के साथ लगातार जिस तरीके का शोषण होता रहा, और वो हिंसाएं लगातार भारत में होती रही हैं। भारत में 1972 में भी उसी तरीके की घटनाएं, उसी तरीके की समस्याएं सामने आ रही थी। महाराष्ट्र के अकोला के एक गांव में कुछ उच्च जातियों के लोगों ने, तथाकथित उच्च जातियों के लोगों ने 2 दलित भाइयों की आंखें निकाल ली थी। परभणी के गांव में जो है एक दलित महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया था। एक गांव में, पुणे के एक गांव में जो है वो दलितों का सामाजिक बहिष्कार किया गया था। तो इस तरीके के जो मामले आ रहे थे, वो युवाओं में बहुत रोष और एक तरीके का गुस्सा पैदा कर रहे थे। स्वाभाविक तौर पर एक स्वतंत्र देश में, एक सभ्य देश में अगर आप रह रहे हैं, तो क्या इस तरीके की घटनाएं लोगों को प्रभावित नहीं करेंगी? कब तक इनको किसी भी तरीके से दबा करके रखा जा सकता है? कब तक कोई भी दमन की कार्यवाही जो है वो
इन घटनाओं के जो प्रभाव हैं उसको रोक सकती है, क्या लोगों में उसको लेकर के एक प्रतिकार नहीं होगा। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आगे बढ़ना शुरू हुई और एक खासतौर पर युवाओं ने संगठित होकर के इस प्रक्रिया को आगे लेके जाने का काम शुरू किया। और यहाँ से जो है वो दलित पैंथर नाम का एक जो संगठन है वो पैदा हुआ और उन्होंने एक तरीके से ये चीज़ कहा कि हम गुस्से में थे, पूरे महाराष्ट्र में दलितों के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहे थे, हम पढ़े लिखे हैं लेकिन रोजगार नहीं है, सरकार का संरक्षण नहीं है। इसी स्थिति में शायद हमको कहीं ना कहीं जो है वो अपनी भूमिका को निर्धारित करने का मतलब था। हमारे सामने ये सवाल खड़ा हो रहा था कि वास्तव में भारत तो आज़ाद हो गया लेकिन हम जैसे लाखों लोगों के लिए आज़ादी का मतलब क्या है। ये सारी चीज़ें, क्या दलितों का जीवन भी स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र स्वरूप ले पाया है, ये सारे सवाल जो है वो आगे बढ़े। और उन्होंने कहा कि हमको इस तिरंगे के साथ बहुत ही प्रेम है लेकिन इस तिरंगे का हम क्या करें, हमारे साथ जिस तरीके का व्यवहार होता है हम उस व्यवहार के साथ कब तक जीवन जी सकते हैं। ये सारी चीज़ों ने जो है वो बहुत सारे सवाल खड़े किए और दलित पैंथर ने लगातार एक संगठन के रूप में जो दलितों के साथ होने वाला दुर्व्यवहार है उसके बारे में सवाल भी खड़े करने शुरू किए, संघर्ष करना शुरू किया। और बाद में जो भारत में जो दलित समुदाय के अधिकारों के लिए, उनके संरक्षण के लिए जो राजनीति हुई, यहाँ तक कि काशीराम जी ने भी जो नेतृत्व लिया, उसको प्रभावित करने का काम भी दलित पैंथर ने किया। उनका एक बहुत गहरा प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ा और इस तरीके से भारत में जो असमानता के खिलाफ और छुआछूत के खिलाफ जो एक तरीके से राजनीतिक पहल को स्वरूप देने में दलित पैंथर के नाम का जो संगठन था उसने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये हमको ये समझ में आता है इन उदाहरणों से कि जो दलितों और आदिवासियों के साथ जो अर्जक संघ का उदाहरण है या दलित पैंथर का उदाहरण है, उसने उस तरीके के सवालों को स्वतंत्र भारत में उठाने की एक प्रक्रिया को उठाया और एक प्रक्रिया को आगे लेके जाने की पहल की। फिर अगला सवाल अगर हम देखने की कोशिश करें एक विषय के तौर पर, वो आता है पर्यावरण के रूप में, पर्यावरण संरक्षण के तौर पर। तो हमको ये चीज़ दिखाई देता है कि यहाँ पर जो है वो एक बड़े रूप में, एक बड़ी प्रक्रिया में भारत की स्वतंत्रता में विकास किस तरीके से होगा उसको देखने की ज़रूरत है, उसकी परिभाषा क्या होगी उसको निर्धारित करने की ज़रूरत है। और इसको एक शायद संदेश देने का सबसे महत्वपूर्ण काम जो है वो हमको उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन हुआ उससे हमको दिखाई देता है। उससे हमको वो संदेश मिलते हैं कि किस तरीके से लोग जो हैं वो संरक्षण करने की कोशिश करते हैं पर्यावरण का, और ये मानते हैं कि हमारा जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण किसी भी एक पेड़ का और किसी भी एक पशु या किसी भी एक पक्षी का। 1934 में गांधीवादी पर्यावरणविद चंडी प्रसाद भट्ट का जन्म हुआ था और उत्तराखंड में उन्होंने गोपेश्वर में दशोली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना की थी, जो एक तरीके से चिपको आंदोलन की मातृ संस्था के तौर पर भी जानी जाती है। 1960 के दशक में लगातार विकास की जो योजनाएं बन रही थी, उसके बाद कई जगहों पर पेड़ काटे जा रहे थे, जंगल काटे जा रहे थे। यही चीज़ जो है वो उत्तराखंड में भी हो रही थी। और जब उत्तराखंड में ये देखा गया कि सरकार और वन विभाग भी जो है वो लगातार जंगल काटने की नीति को आगे बढ़ा रहा है, तब वहाँ पर एक दिन ऐसा आया जब गौरा देवी के नेतृत्व में, एक गौरा देवी कोई बहुत बड़ी राजनेता नहीं थी, कोई बड़ी और उस तरीके की व्यक्ति नहीं थी, लेकिन एक सामान्य एक महिला थी उत्तराखंड की। और जब उन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं जंगल को काटने के लिए आए हैं, और उस दिन उस गांव में पुरुष नहीं थे क्योंकि सरकार ने किसी एक दूसरे कार्यक्रम के संदर्भ में मुआवजे के वितरण के लिए घोषणा की थी, तो गांव के सारे पुरुष जो है वो उस मुआवजे के संबंध में जो है वो गांव से बाहर गए हुए थे, सरकारी दफ्तर गए हुए थे, तो लोग गांव में पुरुष नहीं थे। तब गौरा देवी के नेतृत्व में गांव की जो महिलाएं थी वो पेड़ों से चिपक गईं, उनसे उन्होंने आलिंगन कर लिया, और जो लोग कुल्हाड़ी लेकर के पेड़ों को काटने के लिए आए थे उन्होंने उन लोगों से कहा, ये दिन था 26 मार्च 1974 का, उन्होंने उन लोगों से कहा कि आपको पेड़ को काटने से पहले हमको काटना होगा, इसके बाद ही आप किसी भी पेड़ को काट सकते हैं। तो इसीलिए इसको चिपको आंदोलन का नाम दिया गया, और वो संघर्ष इतना प्रभावी रहा कि वहाँ पर वो पेड़ों को काटने से उनको रोकना पड़ा, और प्रशासन और वन विभाग और सरकार जो है वो उन पेड़ों को काटने के लिए तैयार नहीं हुई और उनको उसके लिए रोका गया। ये वाली चीज़ें वहाँ पर ये दिखाई देती है कि किसी भी रूप में इन्होंने संघर्ष करने की एक तरीके से कोशिश की और अपने लक्ष्य में बहुत कामयाब भी हुए।
तो शुरू में तो ऐसा दिखाई देता है कि ये कुछ गाँव में ऐसा हुआ, लेकिन पूरी दुनिया में इसने एक बहुत बड़ा संदेश जो है वो दिया कि जब लोग इकट्ठा होते हैं, जब लोग संवेदनशील होते हैं, जब किसी एक विषय के प्रति और एक समस्या के समाधान के लिए वो आगे आते हैं, तब अपनी हिम्मत से वो किसी भी एक दमन के या किसी भी एक दबाव के उसका प्रतिकार कर सकते हैं। इसी तरीके से केरल में साइलेंट वैली का उदाहरण भी हमको दिखाई देता है। साइलेंट वैली में भी जो है वहाँ पर आदिवासियों ने वहाँ पर एक जल विद्युत परियोजना प्रस्तावित की गई थी, जिसके कारण से वहाँ पर वहाँ की जो जैव विविधता थी, वो जैव विविधता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो रहा था। तो वहाँ पर भी स्थानीय आदिवासियों ने इसके खिलाफ आंदोलन करना शुरू किया, जिसके साथ बहुत सारे कवि, कलाकार, बुद्धिजीवी उसके साथ जुड़े और आखिर में उस पूरी परियोजना को जो है वो निलंबित किया गया। सुगाथा कुमारी जैसे कलाकार और जो लोग थे वो लोग भी उसके साथ जुड़े और लगातार एक संदेश ये दिया कि ऐसा नहीं है कि विकास की कोई भी परियोजना जो है वो आंख बंद करके स्वीकार की जा सकती है, और लोगों ने उसको बदलने के लिए, उन नीतियों को बदलने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुगाथा कुमारी इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यकर्ता थी, और 2020 में जब उनकी मृत्यु हुई तब उनके साथियों ने पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है। तब उन्होंने कहा था कि मेरे कुछ और मत करो, बस एक बरगद का पेड़ लगा दो, लेकिन उस पेड़ के आसपास मेरा कोई संकेत या कोई संदेश या नाम वहाँ पर मेरा ना लिखा हो, ना मेरी अस्थियाँ वहाँ पर डाली जाएं। जब भी कोई पक्षी वहाँ पर फल खाने आएगा या वहाँ पर रहेगा, उस पर रहेगा, घोंसला बनाएगा, तब मुझे बहुत खुशी होगी। तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि सामाजिक नागरिक पहल जब होती है तब उसके पीछे कोई ना कोई एक दर्शन होता है, एक विचार होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी तरीके से कर्नाटक में 1980 के दशक में अप्पिको आंदोलन हुआ। वहाँ पर भी जो है वो पांडुरंग हेगड़े ने इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, और उन्होंने देखा, वो अपनी पढ़ाई लिखाई करने के लिए बाहर गए थे और उन्होंने सामाजिक कार्य में दिल्ली विश्वविद्यालय से गोल्ड मेडल हासिल किया था। जब वो अपने गांव वापस गए तब उन्होंने देखा कि हरे जो जंगल थे, बहुत घने जंगल थे, उनको उजाड़ा जा रहा है। तो उसको उन्होंने रोकने के लिए पहल की और लगभग 150 से ज़्यादा जो वन क्षेत्र थे उस इलाके के, वहाँ की पदयात्रा की, लोगों को संगठित किया, और उसके बाद वहाँ पर जो है जो वनों का विनाश था उसको उन्होंने रोका। ये चीज़ हमको यहाँ पर पर्यावरण के संदर्भ में दिखाई देती है। ये एक उदाहरण हमको दिखा। फिर अगर हम आगे की अगर एक और दूसरे वर्गीकरण में जाएं तो हम ये देखते हैं कि विकास की परिभाषा के ऊपर स्वतंत्र भारत में बहुत सारी विचार पैदा हुए, परिभाषाओं का निर्धारण भी हुआ, लेकिन उन परिभाषाओं को चुनौती भी दी गई। तो यहाँ पर हम एक चीज़ को ये देखते हैं कि ऐसे कौन से संघर्ष रहे स्वतंत्र भारत में, जहाँ पर एक तरफ विकास की ज़रूरत थी, लेकिन ऐसे विकास की ज़रूरत नहीं थी जो पूरे के पूरे हमारे संसाधनों को और हमारे भविष्य को विनाश की गर्त में धकेल दे। तो ऐसे कुछ उदाहरण हमको जो हैं वो बहुत साफ तौर पर दिखाई देते हैं। सबसे पहला उदाहरण हमको दिखाई देता है, एक उदाहरण दिखाई देता है छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का आंदोलन। हम सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का भाग था, प्राकृतिक संसाधनों से बहुत बहुल था, वहाँ पर खदानें, बहुत सारे कारखाने, बहुत सारे अलग अलग तरीके के उद्योगों का विकास हो रहा था, लेकिन वहाँ पर मजदूरों का बहुत शोषण होता था, संसाधनों का बहुत शोषण हो रहा था। तब वहाँ पर छत्तीसगढ़ खदान श्रमिक मजदूर संगठन 1977 में बना। वो एक तरीके की श्रमिक यूनियन थी, मजदूर यूनियन थी। उसमें महिलाओं का बहुत सशक्त भूमिका थी, उनकी लगभग बराबरी की, लगभग आधी हिस्सेदारी उस पूरे संघर्ष में थी, उस मजदूर संगठन में, क्योंकि जो श्रम करने वालों की जो संख्या थी उसमें भी आधी महिलाएं थी। ये चीज़ हमको बहुत महत्वपूर्ण तौर पर ध्यान में रखना पड़ेगा कि किस तरीके से महिलाएं जो हैं वो लगभग समान भूमिका श्रम के मामले में निभाती हैं, और जब एक विचार उनके साथ होता है समानता का, समता का, अपने अधिकारों का जब एक विचार होता है, तब वो संगठनों में भी समान भूमिका में आती हैं। तो इसके बाद हम ये चीज़ों को देखते हैं कि कुछ ऐसे जो संगठन थे, चाहे हम छत्तीसगढ़ खदान श्रमिक संगठन संघ को लें या हम छत्तीसगढ़ ग्रामीण श्रमिक संघ का उदाहरण लें, महिला मुक्ति मोर्चा का उदाहरण लें, इन सबको मिलाकर के छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ये कहता था कि हमको सामाजिक बदलाव लाना है, लेकिन साथ साथ हम एक तरीके से राजनीतिक संगठन भी हैं, क्योंकि बिना राजनीतिक प्रक्रियाओं को पालन किए बिना जो है वो सामाजिक बदलाव आ नहीं सकता है। तो छत्तीसगढ़ जो मुक्ति मोर्चा है वो उसने चुनाव भी लड़े, उसने काफ़ी संघर्ष भी किया, और सबसे पहले उन्होंने ही जो एक तरीके से छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाने की मांग रखी। उनका ये कहना था कि जिस तरीके से संसाधनों का असमान वितरण होता है प्रदेश में, संसाधन किसी क्षेत्र में है और उसका उपयोग, उसके लाभ का इस्तेमाल किसी और क्षेत्र में किया जाता है, और छत्तीसगढ़ के गांवों को जो है लोगों को
विकास का लाभ नहीं मिलता है। ये सवाल वहाँ पर खड़े हुए और उन्होंने अपना एक चार्टर बनाया, एक घोषणा पत्र बनाया, एक डिक्लेरेशन बनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतने संसाधन हैं लेकिन उसके बावजूद इतने सारे मजदूरों को पलायन करना पड़ता है। तो उन्होंने सबसे पहले लोगों को संगठित किया और उन्होंने कहा कि विकास खंड के स्तर पर सारे मजदूर इकट्ठा हों, वहाँ पर जमा हों और तब तक अपने घरों को वापस ना जाएं जब तक सरकार उन्हें रोजगार की व्यावहारिक गारंटी ना दे दे। तो भारत में रोजगार गारंटी का जो संघर्ष है, एक तरीके से हम ये देखें तो बहुत समय पहले ही छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के माध्यम से सामने आ गया था। उन्होंने उद्योगपतियों के सामने ये मांग खड़ी की थी कि वो अपने लाभ का एक निश्चित हिस्सा जो है वो सिंचाई और पेयजल की व्यवस्था को उपलब्ध कराने के लिए खर्च करें, पूरा मुनाफा अपने लिए इस्तेमाल ना करें बल्कि सिंचाई और पेयजल की व्यवस्थाएं भी बनाएं। फिर इसके साथ सांप्रदायिकता, जातिवाद को लेकर के भी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने काम किया। वो संघर्ष वास्तव में व्यवस्था के जो मूल चरित्र था, असमानता का और शोषण का, उसको चुनौती दे रहा था और उसका प्रभाव व्यवस्था के ऊपर इतना ज़्यादा हो रहा था, उसकी चोट इतनी ज़्यादा थी कि 1991 में इसके नेता शंकर गुहा नियोगी की हत्या करवा दी गई। और ये बहुत स्पष्ट हुआ, साफ हुआ कि जो वहाँ के जो पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, उन्होंने ही शंकर गुहा नियोगी की हत्या करवाई थी। प्रशासन ने भी उनका साथ दिया था और मजदूरों के ऊपर गोली चालन हुआ। 1992 में फिर से टकराव हुआ और उस संघर्ष के कारण कुछ मजदूरों की मृत्यु भी हुई। ये चीज़ हमको वहाँ पर साफ तौर पर दिखाई देती है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि व्यवस्था के मूल चरित्र को चुनौती दी जा रही थी। ये चीज़ वहाँ पर हमको साफ तौर पर दिखाई देती है। दूसरा उदाहरण हमारे सामने आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन का। 1980 के दशक में भारत में जो है वो बहुत सारे बांधों को बनाने की, क्योंकि ऊर्जा की आवश्यकता थी, सिंचाई की बात हो रही थी, उसका विकल्प ये माना जाता था कि हमको और ज़्यादा बड़े बांधों की ज़रूरत है, उसी से विकास हो सकता है। लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन ने ये सवाल खड़ा किया था कि जो लोग उन बांधों के इलाकों में रहते हैं, उन नदियों के किनारों पर रहते हैं, उनका क्या होगा? इससे जो पर्यावरण का नुकसान होगा उस नुकसान की भरपाई कैसे होगी? क्योंकि ये जो जंगल स्थापित होते हैं ये हजारों साल के विकास से स्थापित होते हैं। ऐसे कोई भी सरकार या कोई भी समाज जो है वो इन जंगलों का निर्माण खुद नहीं कर सकता है, इसलिए ऐसे प्राकृतिक जंगलों का विनाश नहीं होना चाहिए। और इसलिए उन्होंने एक सवाल खड़ा किया कि ये जो बड़ी विकास परियोजनाएं हैं वो बड़ी विकास परियोजनाओं के बजाय छोटी विकास की परियोजनाओं के बारे में सोचा जाना चाहिए। जिस वक्त नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू हो रहा था 1980 के दशक में, उस वक्त 30 बड़े बांधों को बनाने की योजना थी, 135 मध्यम ऊंचाई के बांधों को बनाने की बात थी और 3000 छोटे छोटे बांध बनाए जाने की योजना भारत में थी। और सरदार सरोवर बांध जो है वो सबसे बड़े बांध के तौर पर सामने आ रहा था, जिसके कारण से 38,000 हेक्टेयर भूमि, जिसमें से एक बड़ा हिस्सा जो है वो जंगलों का था, वो डूब रहा था। 244 गांवों के ऊपर उसका असर पड़ रहा था। तो वो एक बड़ा सवाल विस्थापन का, पुनर्वास का, इसके लाभ और हानि का, पर्यावरण को होने वाले नुकसान का, जैव विविधता के सवालों का, इन चीज़ों को, इन पहलुओं को, इन आयामों से जुड़े हुए सवालों को नर्मदा बचाओ आंदोलन ने उठाया, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके कारण से सबसे बड़ी जो बात हासिल हुई वो ये हुई कि बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण से जो नुकसान होता है उसके ऊपर पूरी दुनिया में एक बड़ी बहस पैदा हुई और उस बहस ने बांध बने। लेकिन आज हम देखते हैं कि अभी भी आज की तारीख में भारत में जो सरकारें हैं वो बड़े बांधों को लेकर के एक तरीके से उनका रुख और उनका नज़रिया भी जो है वो थोड़ा सीमित हुआ है। वो बहुत बड़े बांधों के बारे में उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ते हैं। लेकिन ये सवाल जो है वो वास्तव में नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रक्रिया से ही शुरू हुआ। लेकिन ये सवाल आज भी मौजूद हैं कि क्या वास्तव में बड़ी परियोजनाओं से ही अच्छा विकास हासिल किया जा सकता है और इसके नुकसानों से, इसके कारण से होने वाले नुकसानों की भरपाई की जा सकती है क्या? और तीसरा उदाहरण जो हमारे सामने निकल के आता है वो निकल के आता है मजदूर किसान शक्ति संगठन का। इसने भी लगभग 1980 के दशक के आखिरी के सालों में जो काम करना शुरू किया, उन्होंने ये बात कही कि लोगों को रोजगार का अधिकार होना चाहिए लेकिन साथ में जानने का अधिकार भी, जानकारी का अधिकार भी होना चाहिए। अगर हम एक स्वतंत्र देश हैं तो लोगों को सूचना की स्वतंत्रता भी है, लोगों को जानने का अधिकार है कि सरकार का पैसा जो है वो कहाँ खर्च होता है, क्योंकि जो पैसा है वो तो लोगों का पैसा है, जो संसाधन है वो तो लोगों के संसाधन है। ये सवाल जो है वो मजदूर किसान शक्ति संगठन ने खड़े किए और वहाँ पर उन्होंने शिक्षा का सवाल, वहाँ पर लैंगिक समानता का सवाल, रोजगार के अधिकार का सवाल, ये सारी चीज़ों के साथ में जोड़ते हुए ये कहा कि रोजगार की गारंटी भी मिलना चाहिए, सूचना का अधिकार भी मिलना चाहिए। और ये आंदोलन जो है वो
1980 के दशक के आखिरी के सालों में पैदा हुआ। और इसकी एक सीधी सी मांग थी कि हमको हमारे पैसे से संबंधित जो भी व्यय हो रहा है उसके कागजों की कॉपी चाहिए, उसके उन कागजों को हमको देखना है और जानना है कि वो कहाँ पर खर्च किया गया। तो ये जो 3 महत्वपूर्ण उदाहरण हमको 1980 इस काल में हमको जो है वो साफ तौर पर दिखाई देते हैं 1950 से 1990 के बीच में। फिर अगला वर्गीकरण जो हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि इतने लंबे काल में जो बहुत ही संगठित तौर पर हम देखते हैं सामाजिक काम हो रहा था, तो इसी के साथ साथ इसी समय पर भारत में समाज कार्य की शिक्षा का आगाज भी हुआ, समाज कार्य की शिक्षा की भी शुरुआत हुई। सबसे पहला उदाहरण मैं लेता हूं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस का, टिस का। आज भी वो भारत का एक सबसे बहुत महत्वपूर्ण और जाना माना संस्थान है जहां पर समाज कार्य की, सोशल वर्क की शिक्षा प्रदान की जाती है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी और तब इसका नाम था सर दोराबजी टाटा ग्रेजुएट स्कूल ऑफ सोशल वर्क, यानी कि भारत के स्वतंत्र होने से पहले ही इस स्कूल की स्थापना हो गई थी। एक तरीके से सामाजिक कार्य को ढांचागत स्वरूप देने की प्रक्रिया यहां पर शुरू हुई और 1964 में इसको एक स्वायत्त विश्वविद्यालय की मान्यता दे दी गई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी का जो कानून है उसके तहत। तो एक रूप में अगर हम ये देखते हैं कि ये माना जाने लगा कि सामाजिक नागरिक पहल स्वतंत्र भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम है और उसको एक बहुत व्यवस्थित रूप दिए जाने की जरूरत यहाँ पर दिखाई देती है, तो वो हमको टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के रूप में दिखाई देता है। फिर दूसरा उदाहरण हमको दिखाई देता है जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल सर्विस के तौर पर, XISS के तौर पर हम ये देखते हैं कि ये भी 1950 के दशक में भारत में स्थापित हुआ और भारत के कई सारे अलग अलग क्षेत्रों में ये एक समाज कार्य के शिक्षण संस्थान के रूप में काम कर रहा है। एक और तीसरा उदाहरण हमारे सामने है, वो है इरमा का, इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट। भारत में श्वेत क्रांति लाने का काम किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, उन्होंने ही इरमा की भी स्थापना की थी और उनका मानना था कि जो लोग बहुत व्यवस्थित ढंग से सामाजिक कार्य का काम करना चाहते हैं, ऐसे पेशेवर अगर लोग हम तैयार कर सकें जो प्रतिबद्ध हों, विकास को बहुत प्रबंधित तरीके से व्यवस्थित ढंग से कर सकते हों, ऐसे युवाओं को तैयार करने का काम इन संस्थाओं के तरीके से किया जा सकता है। इसके लिए 1979 में 1979 में गुजरात के आणंद में इरमा की स्थापना की गई। तो ये 3 हमको उदाहरण दिखाई देते हैं इसी काल में जो समाज कार्य की शिक्षा के बारे में दिखाई देते हैं। इसी समय पर समाज कार्य, सामाजिक नागरिक पहल के साथ शोध का काम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा था। तो हम देखते हैं कि 1980 के दशक में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्थापना हुई। CSE का यह मानना था कि जो पर्यावरणीय चुनौतियां पैदा हो रही हैं उसको तथ्यों के जरिए से जानना, प्रमाणों के नजरिए से जानना भी बहुत जरूरी है और इसके लिए 1980 में सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की स्थापना हुई और 1981 में इसी संस्थान ने भारत में पर्यावरण की स्थिति पर स्टेटस ऑफ एनवायरनमेंट इन इंडिया 1981 में पहली रिपोर्ट जारी की। और आज भी हम जानते हैं कि CSE एक बहुत महत्वपूर्ण काम देश में पर्यावरण के संबंध में करता है। इसी काल में जो है वो एक अगली अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ी औद्योगिक त्रासदी भारत में हुई थी, भोपाल गैस कांड हुआ था। भोपाल गैस कांड के कारण से हम जानते हैं कि लगभग उस वक्त 6 लाख लोग प्रभावित हुए थे। अब तक 30,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक त्रासदी मानी जाती है। उस वक्त भारत में ऐसे जो औद्योगिक त्रासदी से प्रभावित लोग हैं उनके अधिकारों का संरक्षण किस तरीके से हो, ऐसे कोई बहुत सांगठनिक प्रक्रियाएं बहुत साफ तौर पर स्थापित नहीं थी। उसी संबंध में, उसी तारतम्य में, उसी परिप्रेक्ष्य में भोपाल गैस पीड़ित महिला उद्योग संगठन की स्थापना अब्दुल जब्बार ने की और अब्दुल जब्बार ने बहुत संघर्ष किया। हम जानते हैं कि अब से लगभग 4 साल पहले उनकी मृत्यु हुई। उन्होंने बहुत संघर्ष किया और ये एक ऐसा संगठन था जिसने कोई भी फंड नहीं लिया, कोई भी अनुदान नहीं लिया और पूरे लोगों के सहयोग के साथ इस पूरे संघर्ष को आगे लेके गए और 788 करोड़ रुपए का जो मुआवजा है इसी संगठन के संघर्ष के कारण से भोपाल के लोगों को मिला, भोपाल गैस कांड के प्रभावित लोगों को मिला। ये एक प्रभाव हमको सामाजिक नागरिक पहल का हमको यहाँ पर दिखाई देता है। इसके अलावा तमाम सारे अनुभव, तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं और इसी काल में बहुत कानूनों को बदलने की भी प्रक्रियाएं हुई, बहुत बड़े सवाल भी पैदा हुए। हम सब जानते हैं 1972 में मथुरा कांड हुआ था। एक महिला के साथ, एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार हुआ था और उस बलात्कार में न्यायिक प्रक्रिया में ही और ज़्यादा शोषण हुआ था जब ये अदालत ने कह दिया था कि इस महिला का तो ये महिला जो है वो पहले से शारीरिक संबंध रखने की आदि है, इसके कारण से इसके साथ बलात्कार हुआ है, पुलिसकर्मियों ने बलात्कार किया है, ये नहीं माना जा सकता है। उसकी एक लंबी कहानी है।
लेकिन उसके पीछे संघर्ष हुआ। सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की खिलाफत लोगों ने की, सड़कों पर लोग उतरे और उसके बाद बहुत सारे कानूनों में बदलाव हुआ, उसको हम सामने देखते हैं। और उससे जो एक संगठन पैदा हुआ था, उस संगठन ने महिलाओं के साथ जो लैंगिक हिंसा होती है वो लैंगिक हिंसा के सवाल को आगे उठाया और फोरम अगेंस्ट ऑपरेशन ऑफ विमेन और फोरम अगेंस्ट रेप, इस तरीके के सांगठनिक प्रक्रियाएं जो हैं वो शुरू हुई। ये चीज़ें हमको बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है। इसी काल में सेवा नाम का संगठन, सेवा सेल्फ एम्प्लॉयड विमेन्स एसोसिएशन 1972 में स्थापित हुई, जो आर्थिक और सामाजिक तौर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए के मकसद से स्थापित हुई थी। एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि 25 लाख महिलाएं इस संगठन के साथ जुड़ी और हम सब जानते हैं कि इसकी स्थापना करने में गांधीवादी जो महिला कार्यकर्ता हैं इला भट्ट ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और जो सवाल था कि महिलाओं का आर्थिक योगदान क्या हो, उसकी पहचान क्या हो, इस पूरे सवाल को स्थापित करने में सेवा ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक सशक्तिकरण का उदाहरण आता है अमूल का। अमूल का दूध हम बाजार से लेते हैं, अमूल का दही हम बाजार से लेते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है। 1940 के दशक में आणंद में पोल्सन नाम की एक कंपनी जो है वो एक डेयरी कंपनी चलाती थी। वहाँ से किसानों से दूध इकट्ठा करती थी और बम्बई उस दूध की आपूर्ति किया करती थी। उस वक्त बम्बई की जो सरकार है वो एक योजना चलाती थी जिसको बॉम्बे मिल्क स्कीम कहा जाता था। और आणंद से, गुजरात के आणंद से बम्बई जो है वो दूध की आपूर्ति की जाती थी। अब इससे मुंबई के लोगों को दूध तो मिल जाता था, कंपनी को मुनाफा होता था, सरकार की योजना अच्छे से चल रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा जो घाटा होता था और नुकसान होता था वो दूध के उत्पादकों को होता था, क्योंकि उनको बहुत कम कीमत मिलती थी दूध की। उस वक्त 1944-45 में एक लगातार एक प्रक्रिया चल रही थी और उस वक्त किसानों के एक प्रतिनिधि त्रिभुवन दास पटेल जो हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल से मिलने के लिए गए और उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से दूध का उत्पादन करने वाले किसानों के साथ शोषण होता है, उनको कीमत नहीं मिलती है। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको कहा था कि आप लोग कोऑपरेटिव बनाइए और वो कोऑपरेटिव के जरिए खुद अपने दूध का संग्रहण कीजिए और खुद इसकी आपूर्ति करने का काम कीजिए। आप कंपनियों को दूध क्यों बेचते हैं? ये सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनको सुझाव दिया और उन्होंने कहा कि आप अपनी कोऑपरेटिव बनाइए, अगर आपको कोऑपरेटिव बनाने की अनुमति ना मिले तो आप दूध हड़ताल कर दीजिए, मिल्क स्ट्राइक कर दीजिए। और इसी काम को आगे बढ़ाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मोरारजी भाई देसाई को केरा जिले में भेजा, जहाँ से ये किसान दूध का उत्पादन करते थे। और केरा में जब उन्होंने कोऑपरेटिव बनाने की बात कही तो सरकार ने उनको कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की अनुमति नहीं दी। और तब इन लोगों ने, जो दूध उत्पादक थे, उन्होंने दूध हड़ताल कर दी और कंपनी को दूध बेचना बंद कर दिया। और इसके कारण से वो 15 दिन की जो दूध हड़ताल थी उसके कारण से मुंबई में दूध की किल्लत पैदा हो गई। और तब जो दूध कमिश्नर थे, मिल्क कमिश्नर थे बंबई सरकार के, वो आनंद केरा गए और वहाँ पर उन्होंने दूध उत्पादकों के साथ बातचीत की और बातचीत के बाद उन्होंने कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने की सहमति दे दी। और उसके बाद जो है वो दूध उत्पादकों की कोऑपरेटिव सोसाइटी का गठन हुआ। 14 दिसंबर 1946 को ये सोसाइटी बनी। लेकिन इसमें बहुत सारे इसको ढांचागत स्वरूप देने का काम जो है वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। और जब ये शुरू हुई थी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी, तब केवल 2 गांव के दूध उत्पादकों से केवल 250 लीटर दूध का संग्रहण होता था। फिर से सुनिए, 2 गांव से 250 लीटर दूध का संग्रहण इस मिल्क सोसाइटी में, इस मिल्क कोऑपरेटिव में होता था। लेकिन वर्ष 2022-23 की स्थिति में गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड जो है, जिसके साथ अमूल का जुड़ाव है, इसकी स्थिति यह है कि 2022-23 में इस संस्थान ने 7.2 अरब यानी कि लगभग 7.25 अरब रुपए का कारोबार किया। 18 संघ समितियों के माध्यम से अब यह 33 जिलों में यह फैला हुआ संगठन है। 18,600 गांवों के 36 लाख दूध उत्पादक इससे जुड़े हुए हैं और हर दिन लगभग 3.25 करोड़ लीटर दूध अमूल के माध्यम से इकट्ठा होता है, खरीदा जाता है, उसका संग्रहण होता है, उसका परिष्करण होता है, उससे पनीर बनता है, उससे दही बनता है, उससे दूध का पाउडर बनता है और पूरे देश के 10,000 आउटलेट्स जो हैं, जो उसके यूनिट्स हैं, उनके माध्यम से पूरे देश में उसको सप्लाई किया जाता है। इस काम को पूरा ढांचागत रूप देने में
उत्पादन कैसे बढ़े, स्वरूप कैसे आगे बढ़े, गायों का संरक्षण किस तरीके से हो, ये पूरा काम डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। और वर्गीस कुरियन ने पूरी जीवन अपने आप में एक तरीके से इस पूरे काम में लगाया और त्रिभुवन दास पटेल ने जो प्रक्रिया को शुरू किया था उसको एक मुकाम तक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने पहुंचाया था। और इसके कारण से हम ये देखते हैं कि भारत में एक तरीके से दूध के मामले में आत्मनिर्भरता पैदा हो पाई। और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना की थी, जिसका पहला अध्यक्ष डॉक्टर वर्गीस कुरियन को बनाया था। तो ये पूरी जो कहानी है वो हमको बताती है कि आर्थिक विकास के लिए कैसे जो है वो लोग मिलकर के अपनी खुद की व्यवस्थाएं बना सकते हैं और पूरी एक तरीके से एक समावेशी तंत्र आर्थिक विकास का भी बन सकता है। वो अमूल का या गुजरात की जो मिल्क कोऑपरेटिव्स हैं उससे हमको यहाँ पर दिखाई देता है। फिर अगला उदाहरण हमको दिखाई देता है भारत में स्वच्छता और सामाजिक सुधार के आंदोलन के तौर पर डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक ने जो काम किया, सुलभ के तौर पर जिसको हम जानते हैं, सुलभ का जो आंदोलन था कि भारत में कैसे स्वच्छता का काम भी किया जाए, लेकिन साथ में जो मेला ढोने वाले लोग हैं लाखों, उन लाखों मेला ढोने वाले लोगों को भी कैसे स्वतंत्रता और मुक्ति दिलाई जाए, उनको उनकी गरिमा वापस लौटाई जाए, ये काम जो है वो उन्होंने किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विंदेश्वरी पाठक खुद एक समृद्ध ब्राह्मण परिवार से आते थे, एक बड़े घर में वो खुद रहते थे, लेकिन वो खुद देखते थे कि उनके घर के परिवार की महिलाएं सुबह जल्दी उठ करके खुले में शौच के लिए जाती हैं। तो जब हम प्रेरणा की बात करते हैं तो हमको वो सुलभ के मॉडल से या सुलभ का जो काम था उससे हमको दिखाई देता है, डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक के काम से दिखाई देता है कि कैसे एक संपन्न ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति को ही ये एहसास होता है कि ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है, सकारात्मक नहीं है, शोषणकारी है। उसको बदलने के लिए वो प्रक्रिया करते हैं और अपने घर से निकलते हैं और वो मेला ढोने वाले लोगों के घरों में जाकर के रहते हैं, उनकी स्थितियों को समझते हैं और पूरा सुलभ इंटरनेशनल का एक जो पूरा मॉडल है वो खड़ा करते हैं। और आज की तारीख में पूरे देश भर में सुलभ के 35,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो लगातार इस स्वच्छता का काम करते हैं और एक तरीके की बदलाव की एक पूरी प्रक्रिया को आगे लेकर के जाने का काम कर रहे हैं। ये चीज़ें हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं। ये पूरे जो अलग अलग अनुभव हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, समाज कार्य की शिक्षा का हो, ग्रामीण विकास का हो, जो तात्कालिक मुद्दे हैं जैसे कि दुग्ध उत्पादकों की समस्याएं हों, इसको निपटने का हो, या विकास की जो पूरी परिभाषा को चुनौती देने का, व्यवस्था के स्वरूप को चुनौती देने के सूचना के अधिकार का आंदोलन हो या रोजगार के अधिकार के आंदोलन का हो, ये सारी चीज़ें हमको बहुत साफ तौर पर दिखाई देती हैं कि जब समाज को बहुत ही चेतनाशील दृष्टि के साथ में देखा जाता है, उसकी समस्याओं को पहचाना जाता है, तब कहीं ना कहीं बदलाव की एक प्रक्रिया शुरू होती है। उसके बारे में कुछ लोग कोशिश करना शुरू करते हैं और वो कोशिश छोटी मोटी कोशिश नहीं रहती है। अमूल का उदाहरण भी हमको ये बताता है और सुलभ का उदाहरण भी हमको ये बताता है कि सामाजिक नागरिक पहल का मतलब जो है वो कुछ गाँवों में सेवा देने तक सीमित नहीं होता है, बल्कि एक बड़ी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में बदलाव का कारण भी सामाजिक नागरिक पहल बनती है। ये उदाहरण हमको बहुत साफ तौर पर सामने दिखाई देते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी बात यह है कि हमारा वास्तव में प्रेरणा स्रोत क्या है, हमारा मकसद क्या है, हम समाज के कौन सी समस्या का निराकरण करना चाहते हैं, कौन सा हम हल खोजना चाहते हैं, ये चीज़ स्पष्ट करना, उसके बारे में बहुत स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी हमको यहाँ पर दिखाई देता है। और यही काल हमको बहुत साफ तौर पर दिखाई देता है, इसी काल में हमको दिखाई देता है कि युवाओं ने बहुत नेतृत्व लिए हैं, उस प्रक्रिया को आगे लेके गए हैं, चाहे विंदेश्वरी पाठक हों, चाहे वर्गीस कुरियन हों, ये हमको, या फिर जो 1970 के दशक में जो आंदोलन शुरू हुए, जनसंघर्ष के जो आंदोलन शुरू हुए, वहाँ पर युवाओं का नेतृत्व हमको दिखाई देता है। ये सारी जगहों पर ये बात दिखाई देती है कि युवाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भारत के निर्माण में निभाई है, भारत के संविधान के नज़रिए से नए समाज के निर्माण में निभाई है और इनका एक ही मकसद रहा है। इनमें से कोई भी राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जा सकता, कोई भी किसी के भी बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि इनके काम में, इनके मकसद में राष्ट्र के हितों को नुकसान पहुंचाना रहा हो। राजनीतिक हितों को जरूर चुनौती दी गई होगी, साफ तौर पर दिखाई देता है। जातिवादी व्यवस्था को चुनौती दी गई, साफ तौर पर दिखाई देता है। जो भूस्वामी हैं उनके हितों को चुनौती दी गई, वो साफ दिखाई देता है। लेकिन ये चुनौतियां राष्ट्र के हितों को चुनौती देना या राष्ट्रद्रोह के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है, राष्ट्र के हितों के खिलाफ जाने के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। इस बात को हमको कहीं ना कहीं स्वीकार करना होगा कि व्यवस्था को बदलने के लिए जब समाज एक भूमिका लेता है, जब अपने अंदर की विसंगतियों को खुद दूर करने की कोशिश करता है,
तब कहीं ना कहीं सामाजिक नागरिक पहल और ढांचागत और व्यवस्थागत स्वरूप में हमारे सामने उभरती हुई दिखाई देती है। ये सारी सीखें हमको 1950 से 1990 तक के जो सामाजिक नागरिक पहल है वहाँ पर हमको बहुत साफ तौर पर दिखाई देती है, जब भारत जो है वो एक नए राष्ट्र के तौर पर, एक नए देश के तौर पर, एक नए समाज के तौर पर खड़ा होना शुरू होता है, एक नए स्वरूप को अख्तियार लेना शुरू करता है। तब ये पूरी की पूरी अनुभव, ये तमाम कहानियाँ हमको ये बताती हैं कि ये देश जो है वो अपने आप आकार नहीं ले रहा है, ये कोई केवल सरकारें जो हैं वो इसको आकार नहीं दे रही हैं, केवल राजनीतिक दल केवल इसको आकार नहीं दे रहे हैं, केवल उद्योगपति इसको आकार नहीं दे रहे हैं, बल्कि बहुत सारे सामाजिक नागरिक संगठन, बहुत सारे व्यक्ति, बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता इसमें अपने जीवन का निवेश करके इसको एक आकार दे रहे हैं। इसलिए हमको डॉक्टर वर्गीस कुरियन हों, हमको विनोबा भावे हों, मेधा पाटकर हों, अरुणा राय हों, बिंदेश्वरी पाठक हों, हमको इनके संदर्भ को हमेशा शायद ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इनकी भूमिका वास्तव में भारत के निर्माण की, राष्ट्र के निर्माण की भूमिका के तौर पर परिभाषित की जा सकती है। इसी बात के साथ मैं आज की इस बातचीत को यहाँ पर विराम देता हूँ। आप आज के इस कड़ी के साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, और हमें उम्मीद है कि हम आगे और इस संवाद को आगे एक निरंतरता के साथ लेते जाते रहेंगे। इसी बात के साथ आज की इस कड़ी को हम यहाँ पर विराम देते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सचिन जी। आपने एक लंबे बड़े परिदृश्य को बहुत संक्षेप में हमारे सामने रखा है। आज़ादी के बाद भारत निर्माण की प्रक्रिया से लेकर के 1990 तक, जबकि भारत में नए तरह की आर्थिक नीतियाँ आ रही थी, इस पूरे वितान को आपने समेटा है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आज़ादी के तुरंत बाद संविधान निर्माण की प्रक्रिया से देश निर्माण की प्रक्रिया तक सामाजिक नागरिक पहल की भूमिका को रेखांकित किया है। बाद के समय में अलग अलग सामाजिक राजनीतिक पहल किस तरह से राजनीतिक और गैर राजनीतिक प्रक्रियाओं में बदलती हैं, चाहे वो भूदान हो, चाहे भूमि सुधार हो, चाहे अमूल जैसे सहकारी प्रयोग हों, चाहे पर्यावरण के संबंध में आंदोलन हो जो उत्तराखंड से लेकर के मध्य प्रदेश तक विस्तारित हुए, चाहे दलित पैंथर जैसा महत्वपूर्ण आंदोलन जो महाराष्ट्र में बनता है, इन सारे सवालों को आपने बहुत संक्षेप में हमारे सामने रखा है। इससे हम सब लोग बहुत समृद्ध होते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम जानते हैं कि व्यवस्था को बदलने की पहल से ही सामाजिक नागरिक पहल शुरू होती है, तो आपका धन्यवाद। हमारे उन सभी साथियों का धन्यवाद जो कि YouTube के माध्यम से हमको देख सुन रहे हैं और अपने महत्वपूर्ण सुझावों से हमको समृद्ध करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी पूरी टीम का धन्यवाद जो कि पर्दे के पीछे और पर्दे के आगे इस सारी प्रक्रिया को संचालित करती है और आपके सामने इस चर्चा को लेके आने में मदद करती है। तो बस आपसे यही आग्रह है कि इस चर्चा के पुराने जो एपिसोड हैं उनको देखते रहिए और आगे वाले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, जो कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएगा। एक बार फिर से विकास संवाद की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद।